क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 11 टॉपिक है सभ्यता का अंत यानी कि द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। देखिए बच्चों, ऐसे सबूत मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे इलाकों में ज़्यादातर लोगों ने विकसित हड़प्पा स्थलों को छोड़ दिया था और कहीं और चले गए थे। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा महसूस होता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में चेंज आया, जैसे कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुएं समाप्त हो गईं, बाट समाप्त हो गए, मोहरें समाप्त हो गईं, मनके वगैरह समाप्त हो गए, लेखन और लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता ये भी समाप्त हो गई। आमतौर पर थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल इस्तेमाल में लाया जाता था। भवन निर्माण की तकनीकों का भी ह्रास हुआ, यानी कि वो भी ख़त्म हो गई और बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि पब्लिक यूज़ के लिए थी वो बननी बंद हो गई। ये अलग बात है कि आपके मन में ये विचार आ सकता है कि इंसान तो लगातार उन्नति करता है, हमेशा प्रगति करता है, नई नई चीज़ें सीखता रहता है, तो आगे बढ़ना चाहिए था। ये पीछे कैसे हट गए हड़प्पा के लोग, ये चीज़ें ख़त्म कैसे हो गईं, ये एक अलग सवाल है और इस सवाल का इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा महत्व भी नहीं है, इसलिए इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि आगे चलें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं और बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर इशारा करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा कहा गया और अनुवर्ती संस्कृतियां भी कहा गया। अब सवाल यह है कि ये चेंजेस आए कैसे। इस बारे में कई बातें कही गई हैं, विद्वानों ने कई व्याख्याएं दी हैं। कोई कहता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, कोई कहता है कि वनों की बहुत ज़्यादा कटाई हुई, कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लगी। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि नदियां सूख गईं, कुछ कहते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, कुछ कहते हैं कि ज़मीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के बारे में तो सही हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी सभ्यता के पतन की यही वजह थी। ऐसा लगता है कि एक मजबूत एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था। ये तत्व क्या था? मजबूत एकीकरण का तत्व था हड़प्पाई राज्य। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों और मृद भांडों का लोप हो गया, मतलब वो गायब हो गए। मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड बाट प्रणाली, वेट सिस्टम की जगह पर स्थानीय बाटों का इस्तेमाल होने लगा। शहरों का पतन हो गया, शहरों को लोग छोड़ने लगे। इसी तरह की और भी कई बातें हुई जिनसे इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए 1000 साल से भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ा। अपनी बुक में पेज नंबर 18 पर जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको एक बड़ा सा पूरे पेज का बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा है हिंदी में एक आक्रमण के साक्ष्य। हिंदी की बुक में ये टाइटल है, ये हेडिंग है, एक आक्रमण के साक्ष्य। यहाँ आपको सबसे पहले पढ़ने को मिलेगी जॉन मार्शल की बात, जो उन्होंने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में लिखी थी। वो लिखते हैं कि डेडमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वो पॉइंट जहाँ ये गली वेस्ट की तरफ मुड़ती है, 4 फीट और 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का हिस्सा और एक बालिग इंसान की छाती तथा हाथ के ऊपर की हड्डियाँ मिली थीं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थीं और ये जो धड़ था, ये बॉडी जो थी, ये पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ मिला था। पश्चिम की तरफ 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के टुकड़े मिले थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है और इसीलिए इस गली को डेड मैन लेन कहा गया। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थिपंजर मिले और आभूषण मिले। वो आभूषण, वो जेवर जो वो पहने हुए थे मृत्यु के समय। काफ़ी समय के बाद 1947 में R.E.M. व्हीलर ने इन पुरातात्विक साक्ष्यों को उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबद्ध करने का प्रयास किया। R.E.M. व्हीलर कौन थे? R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद में पुर शब्द का जिक्र आता है। पुर शब्द का मतलब होता है प्राचीर, तिला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब है गढ़ विध्वंसक, यानी कि गढ़ का ध्वंस करने वाला। ये दुर्ग कहाँ हैं, ये किले कहाँ हैं या कहाँ थे? पहले ये माना गया था कि ये
काल्पनिक थे। हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खननों ने यानी कि खुदाई ने मानो सीन ही बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी, यानी कि बड़े बड़े किले बनाए गए थे। ये मजबूती के साथ स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? इतनी मजबूत सभ्यता थी, ये नष्ट कैसे हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी कारण रहे हों, आर्थिक कारण रहे हों, या राजनीतिक ह्रास हो गया हो और ये राज्य कमज़ोर हो गया हो। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना इस बात की है कि जानबूझकर और बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे फाइनली ख़त्म कर दिया। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ औरतों, आदमियों और बच्चों का सामूहिक जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। ये लिखा है R.E.M. व्हीलर ने हड़प्पा 1946 एंशिएंट इंडिया जर्नल में। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस जगह पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। मतलब जितनी भी हड्डियां, जितने भी अस्थिपंजर वहां मिले, वो एक ही दौर के नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 से यकीनन संहार के संकेत मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हड्डियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे ये बताती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के आखिरी दौर से संबद्ध विनाश का कोई स्तर नहीं है, व्यापक स्तर पर अग्निकांड के निशान नहीं हैं, चारों तरफ फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं हैं, दुर्ग से अंतिम आत्मरक्षण के कोई संकेत नहीं मिले हैं, और दुर्ग शहर का एकमात्र किलेबंद भाग होता था, एकमात्र वॉल्ड पार्ट होता था। ये लिखा है G.F. डेल्स ने, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का अगर हम सावधानी पूर्वक पुनर्निरीक्षण करें तो कभी कभी ये भी होता है कि उससे पहले की व्याख्याओं को पलट दिया जाता है, यानी कि पहले जो व्याख्याएं हुई थी, पहले जो निष्कर्ष निकाले गए थे, वो उलट दिए जाते हैं और नई व्याख्या कर दी जाती है, नया निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। ये इस पार्ट के अध्ययन से आपको पता चलता है। ये पार्ट जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप इससे पहले वाले ऑडियोज सुनेंगे और इसके बाद वाले ऑडियोज सुनेंगे तो सारे लेक्चर्स को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में, अगले ऑडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आज यहीं तक। सलाम हिंदुस्तान।